नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से इनकम टैक्स के कुछ क्वेश्चन हैं थ्योरी के, जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, 1000 बार पूछे जाते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैंने बता दिया था, लेकिन उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का उत्तर कैसे आपको लिखना है बताने जा रहे हैं। जो स्टूडेंट हमारी इस वीडियो को देखेंगे, हमारी इस क्लास को देखेंगे, बीकॉम एमकॉम से संबंधित कोई भी सब्जेक्ट आपको बढ़िया से पढ़ना है, डंके की चोट पर पढ़ना है और अच्छा अंक प्राप्त करना है, तो आप हमारे दिए गए मोबाइल नंबर के माध्यम से, पेड कोर्स के माध्यम से पूरी वीडियो न्यूमेरिकल एक वीडियो जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, कोई नहीं बताएगा, वो आपको हमारे यहां मिलेगा। ऐप है आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस के नाम से, प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, उसको आप डाउनलोड कर लेंगे। वहां से आपको महत्वपूर्ण क्लास की जानकारी मिल जाएगी। तो हम ज्यादा देर ना करते हुए हम चलते हैं। हमने कुछ क्वेश्चन लिखवा दिए थे पहले ही अपने स्टूडेंट्स को। जैसे पहला क्वेश्चन लिखाया था, आयकर से आशय एवं विशेषताएं। आपको मैं बताना चाहता हूं, अपनी कॉपी में पहला प्रश्न लिखिए। मैंने क्या लिखाया था? आयकर से आशय। आयकर से क्या आशय है एवं विशेषता। जब भी आप कभी पेपर देने जाएंगे ना, जब भी आप कभी भी पेपर देने जाएंगे ना, तो यहां से अगर क्वेश्चन ना पूछा जाए तो हमसे मिलना। जो मैं बता रहा हूं ऐसे ही आपको लिखना पड़ेगा। आयकर से क्या आशय है, आयकर की विशेषताएं, क्योंकि आप इनकम टैक्स का पेपर देने जा रहे हैं। इनकम टैक्स को डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, ठीक है। तो आपको अपनी कॉपी में आयकर से आशय, जैसे आपको मैं बताना चाहता हूं, काले अक्षरों से आप लिखेंगे। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, पहले आपकी ऐसे हेडिंग होनी चाहिए, प्रश्नोत्तर संख्या, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए 1 है। खंड दिया रहता है, खंड आ, खंड बा, खंड सा, इसका भी पालन आपको करना पड़ेगा। प्रश्नोत्तर संख्या 1 का उत्तर मैं लिखना बता रहा हूं, और आपके से जो भी बोला रहे, जितने शब्दों में बोला रहे, उसी के बेस पर आपको उत्तर लिखना पड़ेगा। आपको अपनी कॉपी में लिखना है सबसे पहला ना, सबसे पहला हेडिंग डाल लीजिए। रेड कलर का यूज कर रहे हैं, लेकिन आपको रेड कलर के यूज करने से बचना है। आयकर से आशय, इनकम टैक्स से आशय, एक ऐसी हेडिंग होगी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपको लिखना है आयकर एक प्रत्यक्ष वार्षिक कर है। आयकर क्या है? आयकर एक प्रत्यक्ष वार्षिक कर है जो व्यक्ति की कुल आय पर, व्यक्ति की गत वर्ष की कुल आय पर आप लिख सकते हैं, गत वर्ष की कुल आय पर लगाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, आयकर एक प्रत्यक्ष वार्षिक कर है जो व्यक्ति की गत वर्ष की कुल आय पर लगाया जाता है। प्रत्यक्ष वार्षिक कर का मतलब होता है वर्ष में एक बार लगेगा, जिस व्यक्ति पर लगेगा उसी व्यक्ति से वसूला जाएगा। गत वर्ष मतलब क्या होता है?
पिछला ईयर आपने कमाया है तो इस ईयर आपको टैक्स देना पड़ेगा। कुल आय का मतलब होता है 5 हेड होते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, अब आप आगे लिखेंगे आयकर एक प्रत्यक्ष वार्षिक कर है जो व्यक्ति की कुल आय पर लगाया जाता है। आयकर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का पृथक विभाग है, जिसके द्वारा कर लगाया जाता है और वसूला जाता है। ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार के अंदर वित्त मंत्रालय होता है। आपको आगे लिखना है आयकर खंडों के आधार पर लगाया जाता है। आयकर खंडों के आधार पर आयकर जो लगाया जाता है वो खंडों के आधार पर लगाया जाता है। ठीक है, जब खंडों के आधार पर लगाया जाता है तो इसके जो खंड हैं, इसके जो स्लैब हैं, आपको ध्यान देना है। आगे लिखना है आयकर की विभिन्न दरें होती हैं। आयकर का रेट अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। जैसे जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूं, जिस समय आप इसको देख रहे हैं, मान लीजिए 2.5 लाख तक सामान्य नागरिक के लिए जिसकी उम्र 60 वर्ष से कम है, महिला हो या पुरुष, कर मुक्त है। और जिसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है, 80 वर्ष से कम है, उसके लिए आपको बताना चाहते हैं उसके लिए कितना उम्र है। उसके लिए 3 लाख रुपया, और जिसकी उम्र 80 वर्ष से कम है उसके लिए 5 लाख रुपए तक कर मुक्त होता है। तो आपको लिखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, और आपको हम आगे भी बताने का काम कर रहे हैं। इसको आप लिख लीजिए, विशेषता बताएंगे। ठीक है, आयकर कौन चुकाता है? जिस व्यक्ति की आय कर मुक्त सीमा से अधिक होती है, मतलब कि कर योग्य होती है, वही आयकर चुकाने का काम करता है। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप लोग जब 50 शब्दों में पूछे तो केवल ऊपर वाला ही लिखना है जो मैंने बताया अभी आपको। जब ये 50 शब्दों की सीमा को पार करता है, जैसे लॉन्ग में क्वेश्चन आता है, तब आपसे विशेषता भी पूछेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेगा। आपको लिखना है पहला प्रत्यक्ष कर। समझिएगा, प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? जिस व्यक्ति के ऊपर लगाया जाएगा उसी से वसूल किया जाएगा, इसी का मतलब होता है प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स। हमारे ऊपर लगाया गया तो हमसे वसूल किया जाएगा, आपके ऊपर लगाया जाएगा तो आपसे वसूल किया जाएगा। आपको जानकारी होनी चाहिए, कर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का मतलब जीएसटी आता है, वैट आता है, सेल्स टैक्स आता है। इसको आप लिख लीजिए। दूसरी विशेषता लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, मैं बोल दे रहा हूं, केंद्रीय कर। केंद्रीय कर का मतलब होता है केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है और केंद्रीय सरकार द्वारा वसूला भी जाता है, इसलिए इसे कहा गया है केंद्रीय कर। ध्यान दीजिएगा, केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाएगा
और केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाएगा। प्रत्येक करदाता द्वारा भुगतान, प्रत्येक करदाता मतलब जिसकी आय कर मुक्त सीमा से अधिक है, यानी कि कर योग्य सीमा में है, वह प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक करदाता इनकम टैक्स को देने का काम करेगा, आयकर को देने का काम करेगा। चौथा नंबर आपको लिखना है कर मुक्त सीमाएं। कर मुक्त सीमा, कर मुक्त सीमा क्या है? जिस व्यक्ति की आय 2.5 लाख रुपए से कम हो, उम्र 60 साल से कम हो, जिस व्यक्ति की उम्र 60 साल से कम हो, कर मुक्त सीमा 2.5 लाख रुपया, 60 से अधिक है, 80 से कम है, कर मुक्त सीमा 3 लाख रुपया, 80 से अधिक है, वरिष्ठ नागरिक 5 लाख रुपया कर मुक्त सीमा। ठीक है, समझिएगा जरा से, इसको बना के लिखना पड़ेगा। अब इससे ज्यादा हम क्या बताएं, एक में थोड़ी लिख देंगे, लिख तो रहे हैं, यही बता दे रहे हैं, यही बहुत है, यही आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, 4 विशेषता मैंने लिख दिया। 5वें में लिखना है गत वर्ष की आय पर कर। गत वर्ष का मतलब पिछला वर्ष, जिस वर्ष की आय पर टैक्स लगाया जाता है उसे गत वर्ष कहते हैं। गत मतलब पिछले साल 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के बीच जो कमाया गया है, इस साल 1 अप्रैल से और 31 मार्च के बीच में लगाया जाएगा, उस पर कर लगाया जाता है, याद रखिएगा। 6ठा नंबर विभिन्न खंडों व दरों पर कर। इनकम टैक्स लगाने के विभिन्न खंड बनाए गए हैं, विभिन्न खंड बनाए गए हैं, विभिन्न रेट बनाए गए हैं। जैसे मैंने बताया आपको, 2.5 लाख तक नील, सामान्य नागरिक के लिए 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, 10 लाख से अधिक 30%, उसके बाद शिक्षा उपकर लगता है, उसके बाद अधिभार लगता है। ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी इसके अंतर्गत। ठीक है, चालू कर निर्धारण वर्ष में भुगतान, जो टैक्स का भुगतान किया जाता है, जैसे गत वर्ष जो बीत गया पिछला, जैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च अभी बीता पीछे ना, अब उसका टैक्स कब पेमेंट किया जाएगा? अब जो चल रहा है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में, इसी के बीच में पेमेंट करना पड़ता है। चालू कर निर्धारण वर्ष, समझ रहे हैं? अभी कर निर्धारण वर्ष के बारे में गहनता से बताएंगे आपको, गत वर्ष के बारे में गहनता से बताएंगे आपको। ठीक है, तो आपको मैं बताना चाहता हूं, आयकर की जो दरें होती हैं वो भी आपको जानकारी होनी चाहिए। आयकर की दरों के बारे में ध्यान दीजिएगा, जब इतना पूछेगा तो आपसे कम से कम 2 पेज लिखना पड़ेगा, और 2 पेज क्या 1.5 पेज, 2.25 पेज का मैंने बता दिया आपको। अब मैं आपको आगे बताने का काम कर रहा हूं, इनकम टैक्स की दरें क्या है। आपको अपनी कॉपी में लिखना है आयकर की दरें, आयकर की दरें। पहला लिखना है सामान्य नागरिक, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, आयु 60 वर्ष से कम, जिसकी उम्र 60 वर्ष से कम हो, उसके लिए महिला पुरुष हिंदू अविभाजित परिवार, व्यक्तियों का संघ, व्यक्तियों का समुदाय, सबके लिए होगा। प्रथम 2.5 लाख पर नील,
अगले 2.5 लाख से 5 लाख, 2.5 लाख एक से 5 लाख, 5%। अगले 5 लाख एक से 10 लाख तक 20%। फिर आपको लिखना है 10 लाख से अधिक 30%। यही है आयकर की दर वर्तमान की। 10 लाख से अधिक जितना कमाया जाएगा, इसका सबका वीडियो हमारे पास मौजूद है, डिटेल में मौजूद है, डिटेल में। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, तभी आप थ्योरी लिख पाएंगे। बहुत सारे बच्चे हमसे कहते हैं कि हम तो थ्योरी लिख के पास हो जाएंगे, लेकिन इसको नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। आपके लिए बना रहे हैं, आपको बता रहे हैं, अब आप आगे चलेंगे। लिख लिए आप लोग? आपको अपनी कॉपी में लिखना है वरिष्ठ नागरिक, वरिष्ठ नागरिक, आयु 60 वर्ष से अधिक, 80 वर्ष से कम। अगर आपकी आयु, आपकी उम्र, व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष से अधिक है और 80 वर्ष से कम है, तब के लिए नियम क्या लगेगा? प्रथम 3 लाख के लिए नील, अगले 3 लाख 1 से 5 लाख 5%, अगले 5 लाख 1 से 10 लाख 20%, 10 लाख से अधिक 30%। इसको आप लिख लीजिए। जिसकी उम्र कहाँ हो, व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार, व्यक्तियों का संघ, व्यक्तियों का समुदाय, इन सब के लिए आयकर की दरों में आपको लिखना है। उसके बाद अभी 80 वर्ष से अधिक बोलेंगे आपको ध्यान देना है अति वरिष्ठ नागरिक, आयु 80 वर्ष से अधिक, जिसकी आयु 80 वर्ष से अधिक है, इनके 5 लाख तक नील, 5 लाख से 10 लाख तक क्या %? 5% नहीं रहता इसमें। 10 लाख से अधिक 30%। ये व्यक्ति के बारे में मैंने बताया, अलग अलग होता है। सहकारी समिति के बारे में भी होता है, कंपनी के बारे में होता है, कंपनी में 30% 40% होता है, स्थानीय सत्ता के बारे में 30% होता है। इतना महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसको लिख लेंगे। उसके बाद हम आपको आगे का क्वेश्चन बता रहे हैं। आपको लिखना है दूसरा प्रश्न, प्रश्नोत्तर संख्या 2 मान लीजिए। तो आपको मैंने डालना बता दिया, ऐसे लिखिए गत वर्ष। गत वर्ष को PY कहते हैं, प्रीवियस ईयर कहते हैं। आपको ध्यान देना है, लिखना है जिस वर्ष की आय पर कर लगाया जाता है
उसे गत वर्ष कहते हैं। लेकिन इतना अकेले से लिखने के काम नहीं आएगा। जैसे शॉर्ट टाइप में पूछ लिया 40 शब्द 50 शब्द 40 शब्द थोड़ी है, तो आपको लिखना है जो पिछले वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है शुरू होता है 31 मार्च को समाप्त हो जाता है। 1 अप्रैल से शुरू होता है भैया, 31 मार्च को समाप्त हो जाता है। अभी जब हम वीडियो को बना रहे हैं तो पिछला 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, समझिएगा। 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022। मान लीजिए आप लोग वीडियो को तो बाद में भी देखा जाएगा, तब के लिए क्या होगा 22 से 23, 23 से 24, इसको अपने हिसाब से थोड़ा समझ लेना है। अब आपको मैं बताना चाहता हूं कर निर्धारण वर्ष क्या होता है। कर निर्धारण वर्ष, असेसमेंट ईयर, लिखना है गत वर्ष की आय पर, गत वर्ष की आय पर जब जिस वर्ष कर लगाया जाता है, गत वर्ष की आय मतलब पिछले वर्ष की आय पर जिस वर्ष कर लगाया जाता है उसे कर निर्धारण वर्ष कहते हैं। जो एक अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से शुरू होता है 31 मार्च को समाप्त होता है। जैसे मान लीजिए गत वर्ष आपका 21 से 22 हो गया, 1 अप्रैल 2021 से 2022, तब आपके लिए कर निर्धारण वर्ष क्या होगा 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023। गत वर्ष 21 से 22 हुआ तो कर निर्धारण वर्ष 22 से 23। मान लीजिए गत वर्ष 22 से 23 रहेगा तो कर निर्धारण वर्ष 23 से 24। दोनों आपको स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। इनकम टैक्स का पेपर देने जा रहे हैं, अगर ये सब नहीं जानकारी है तो पेपर देना, पास होना अलग बात है, पास तो हो जाओगे लेकिन पेपर देना व्यर्थ है ना। इसको आप समझिएगा, बेसिक चीजें हैं, इसको आप लिख लीजिएगा, आगे चलेंगे। मैंने चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था सकल कुल आय और कुल आय। आपको ध्यान देना है इसका उत्तर क्या होगा, कुल आय और सकल कुल आय। सबसे पहले आपको लिखना है, हिंदी में बता रहे हैं, वेतन शीर्षक से आय। वेतन से आय। दूसरा होता है मकान संपत्ति से आय। तीसरा होता है व्यापार एवं पैसे से आय। और चौथा नंबर होता है पूंजी लाभ से आय। पांचवा नंबर होता है अन्य साधनों से आय। इन सभी को जोड़ लेते हैं तो बच्चा आता है सकल कुल आय।
समझना है, पूरे चैप्टर हमारे पास उपलब्ध है। घटाना पड़ता है, घटाओ धारा 80C से 80U की कटौतियां। उसके बाद आता है कुल आय, टोटल इनकम। पांचों हेड्स की इनकम को जोड़ो, सकल कुल आय आएगा, 80C से 80U की कटौती घटाओ, कुल आय आपके लिए आ जाएगा। पेपर में बहुत पूछा जाता है, इससे भी आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, आपको आगे भी क्वेश्चन बता रहे हैं। 5वां नंबर प्रश्न कहता है, 5वां, करदाता। बच्चा, पार्टी करदाता किसे कहते हैं? अंग्रेजी में बोला जाता है असेसी। पेपर में बहुत पूछा जाता है, अथाह पूछा जाता है। आपको लिखना है करदाता के अंतर्गत जो स्वयं की आय पर कर देने के लिए दायी हूं। अगर हम अपनी इनकम पर टैक्स देने के लिए उत्तरदायी हैं, समझ रहे हैं, हमें टैक्स देना है, आपको टैक्स देना है, तो करदाता कहा जाएगा उसे। उसके बाद दूसरा नंबर, जो अर्थदंड, मतलब जिसके ऊपर इनकम टैक्स ना देने के कारण अर्थदंड अथवा ब्याज देने के लिए उत्तरदायी हो, मतलब जिसके ऊपर अर्थदंड लगा दिया गया हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की से, वो भी करदाता कहा जाएगा। ठीक है। तीसरा, जिस पर आयकर विभाग ने क्या कर दिया हो, कर लगाने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी, मतलब कि कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई हो, वो भी करदाता कहा जाएगा। चौथा नंबर, माना हुआ करदाता। पांचवा नंबर, चूक में करदाता। ठीक है। और आपको बताऊं, छठा नंबर, जो व्यक्ति सुविधा लिया हो, जो हानि का निर्धारण कहा गया है, सुविधा एवं लाभों पर कर निर्धारण। सातवां नंबर कहा गया है हानि, मतलब कि हानि निर्धारित जो की जाती है, हानि के लिए निर्धारण। आठवां नंबर कर वापसी। इतना आपको लिख लेना है, इतना आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, ये वाला टॉपिक हो गया। आपको ध्यान देना है, आपसे पूछता है, छठा नंबर लिखिए, कर वंचना। कर वंचना को कर अपवंचन कहते हैं, कर चोरी भी कहा जाता है। साफ साफ छोटे शब्दों में आपको लिखना है, आयकर के नियमों व प्रावधानों
का स्पष्ट उल्लंघन करके कर न देना, कर वंचना, कर अपवंचन कहलाता है, कर चोरी कहलाता है। इनकम टैक्स के नियमों व प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन करके कर न देना। अगर कोई ऐसा व्यक्ति पकड़ा जाता है, दोषी व्यक्ति पर अर्थदंड, कारावास का प्रावधान है। समझिएगा, इसमें क्या होता है, नियम कानून को ताक पे रख करके टैक्स ना ही दिया जाता है, ठीक है, अपराध है, निंदनीय है, इससे काली अर्थव्यवस्था का जन्म होता है। कर अपवंचना में झूठी जानकारी दिखाई जाती है। कर अपवंचन यानी कि कर की चोरी से राष्ट्र को हानि होती है, देश को हानि होती है। कर अपवंचन से विकास की कमी हो जाती है। तो आपको ध्यान देना है, जैसे कैसे करते हैं, चोरी कैसे की जाती है आयकर की। जैसे कहा गया है, अपनी वास्तविक आय से कम आय दिखाना। वास्तविक आय आपकी 10 लाख, आप दिखा रहे हैं 8 लाख, ध्यान देना है। दूसरा नंबर आपको ध्यान देना है, बनावटी खर्चा दिखाना, खर्चा नहीं किए हैं। विक्रय कम दिखाना, क्रय अधिक दिखाना, बनावटी हानि दिखाना, ठीक है। पूंजी को ना दर्शाना, बहुत सारी चीजें होती हैं, इसका डिटेल। ज्यादा कटौती की मांग करना, मतलब झूठ फूट का खर्चा दिखाना। कुल मिलाकर के कर अपवंचन कहलाता है, कर वंचना कहलाता है, कर की चोरी कहलाता है। आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको कर अपवंचन के बाद कर बचाव पर ध्यान देना चाहिए। कैसा क्वेश्चन है कर बचाव, देखो 7वां क्वेश्चन याद रखना। आयकर के नियमों में कुछ कमियां होती हैं। देखो सब में कुछ ना कुछ कमी है, कानूनी प्रावधान में कुछ कमी है। उन कमियों को ध्यान दीजिएगा, लिखना है आपको। जब कोई करदाता कानूनी प्रावधानों का पालन करते हुए, जब कोई करदाता कानूनी प्रावधानों का पालन करते हुए कानूनी प्रावधान का पालन करेगा, लेकिन कर कानूनी की कमियां, कर कानूनों की कमियों, कर में जो कानून बनाए हैं कमियों का लाभ उठाकर कर को कम करना या कम चुकाना कर बचाव कहलाता है।
ध्यान दीजिएगा, मतलब इनकम टैक्स के नियम में एक कुछ कमियां रहती हैं, उन कमजोरियों का फ़ायदा उठा करके एक बार करीना कपूर है, कौन है, कोई फिल्म वाली थी, तो नियम है भैया पुराना कपड़ा बेचोगे तो कर मुक्त होगा। सुनिए हमारी बात, हमारा शर्ट खरीद लो, हमको 10,000 रुपये दे दो, भले एक कीमत कुछ नहीं है, लेकिन पुराना कपड़ा बेचने से जो इनकम होगी वो कर मुक्त है। तो वो दिमाग का लगाई, कपड़ों में अपने हीरा, लहंगा में अपने हीरा सोना चांदी जवाहरात फिट कही के वो करोड़ों में बेच ली, कर नहीं देना पड़ा उनको। लेकिन सरकार ने नियम बनाया है कि अगर ऐसी कोई कमी का अगर आप लाभ उठाते हैं, अभी सोना चांदी बेचती, हीरा जवाहरात बेचती, तो टैक्स देना पड़ता, पूंजी लाभ का टैक्स देना पड़ता 15% 20% सरकार को। तो सरकार का नुकसान जहां होता है, सरकार ने नियम बनाया है अगर ऐसा आप करते हुए पकड़े जाते हैं, कमजोरियों का लाभ उठा रहे हैं, तो उसे कर बचाव कहा जाएगा, दंडनीय अपराध है, दंडनीय अपराध है। इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद मुकदमा होता है, मुकदमा होने के बाद सरकार वसूली करती है, सरकार नियम बनाती है, ठीक है। तो इसके बाद कर नियोजन है, इतना पहले लिख लीजिए, उसके बाद कर नियोजन